नमस्कार दोस्तों, मैं लाई हूँ खौफनाक सफ़र का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए कहानी सुनते हैं। अचानक किसी की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ से कमल की आंखें खुल गई। उसने सोचा, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इस बियाबान में कौन रो रहा है? उसने शीशे से लगी खिड़की की तरफ देखा तो शीशे के पार कुहासे में लिपटी एक औरत की परछाई नज़र आई। उस औरत ने अपनी दोनों हथेलियाँ खिड़की के शीशे से सटा रखी थी। इससे उसके पंजे साफ दिखाई दे रहे थे और बाकी शरीर धुंधला सा कोहरे में लिपटा नजर आ रहा था। वो औरत अपने नाखूनों से खिड़की के शीशे को खरोच रही थी। मारे भय के कमल की घिघी बंध गई। उसने सलीम को जगाने के लिए आवाज़ देना चाही, पर गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। सलीम मानो घोड़े बेचकर सोया पड़ा था। अचानक सिसकियों की आवाज़ बंद हो गई। सलीम दहाड़े मार मार कर रोने लगा। सलीम के रुदन की दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनकर कमल का दिल बैठने लगा। डर के मारे बुरा हाल था उसका। उसने सोचा, आज मौत अवश्य आनी है। मन ही मन वो जोर जोर से बोलने लगा, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इससे उसका कुछ आत्मबल बढ़ा और उसने सलीम को झकझोर कर जगाया। सलीम के जागते ही उसका रुदन बंद हो गया। कमल ने हिम्मत करके पूछा, तुम इतनी जोर से बुक्का फाड़ कर क्यों रो रहे थे? सलीम ने कहा, एक डरावना सपना देखा था। एक खून से लथपथ औरत ने मेरी हथेलियों में लोहे की कीलें गाड़ कर दीवार में फोटो की तरह टंगा दिया था। फिर उसने एक मोटी सी कील मेरी ललाट के बीचों बीच रखकर एक भारी से हथौड़े से ठोकने जा रही थी। इसीलिए मौत के भय से मेरी चीख निकल रही थी। मैं रोते रोते उस औरत से दया की भीख मांग रहा था, पर वो मेरी कुछ नहीं सुन रही थी। शुक्र है ये सपना था। अब चुपचाप सो जाओ, सुबह हमें जल्दी निकलना है, कहकर कमल ने खिड़की के शीशे पर नज़र डाली, पर अब वहाँ कोई नहीं था। लिहाफ ओढ़कर दोनों शीघ्र ही निद्रा देवी के हवाले हो गए। सलीम ने अपनी घड़ी में समय देखा तो सुबह के 6:30 बज चुके थे। उठकर उसने खिड़की के बाहर झांका तो गहन अंधकार दिखाई दिया। उसका दिमाग कूंद हो गया। वो सोचने लगा कि 6:30 बजे तक तो दिन निकल आता है, फिर इतना अंधेरा क्यों है? उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो उसने कमल को झंझोर कर जगाया और बोला, साहब उठ जाइए, 6:30 बज गए हैं, हमें निकलना है। कमल उनींदी आंखों से उठा और बाहर देखा तो सचमुच अंधेरा था। घड़ी में समय देखा तो वाकई 6:30 बज चुके थे। उसने सलीम का हाथ थामा और सीढ़ियां उतरकर नीचे काउंटर के पास आया। बाहर की ओर देखा तो दिन का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। उसने सोचा, अभी 1 मिनट पहले तक पूरा अंधेरा था, अब अचानक प्रकाश कैसे हो गया? हे भगवान, यह हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? सलीम भी अचानक भोर का प्रकाश देख हतप्रभ रह गया। उसके चेहरे पर भय की छाया दृष्टि गोचर होने लगी। नीचे न तो काउंटर पर कोई था, न किसी अन्य जगह पर। होटल में मरघट का सन्नाटा था। अचानक स्कूटी पर एक सुदर्शन युवक आया और काउंटर के पीछे जाकर अगरबत्ती आदि जलाने लगा। कमल ने पूछा, आप कौन हैं? मैं इस ढाबे का मालिक हूँ, कहिए क्या सेवा करूँ? युवक बोला, जी अब हम वापस जा रहे हैं। कल रात को हम आपके होटल की पहली मंजिल के एक कमरे में रुके थे। एक चाचा काउंटर पर बैठे थे, अब चेकआउट करना है। कमल ने जवाब दिया, क्या यहाँ रुके थे आप? युवक का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और पुनः बोला, रात को तो यह बंद रहता है, मैं तो इसे सुबह खोलता हूँ और शाम को बंद करके घर चला जाता हूँ। रुकने की जहाँ तक बात है, यहाँ केवल एक स्टोर और एक कमरा ही है जो मेरे काम में आता है। किसी को ठहराने का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न ही कोई कमरा है। पहली मंजिल का आप रुकने की बात कर रहे हो, यहाँ तो पहली मंजिल ही नहीं है। क्या पहली मंजिल ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कमल ने कहा। फिर ध्यान से होटल को देखा तो भय के कारण झुरझुरी पूरे शरीर में दौड़ गई। रात को जो 2 मंजिला होटल नज़र आ रहा था, अब खपरेल का बना ढाबा दिख रहा था।
ध्यान से देखा तो सीढ़ियाँ वगैरह का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसने सोचा, अभी ऊपर से उतरकर नीचे से है, ऐसा कैसे हो सकता है। रात को जो आलीशान रिसेप्शन काउंटर नज़र आ रहा था, उसके स्थान पर एक पुरानी गंदी सी मेज रखी थी। क्या पूरा होटल गायब हो गया, इस ढाबे में बदल गया? कमल ने पुनः कहा, आप एक बार रजिस्टर देखो। मैंने अपने हाथ से आने की एंट्री की थी। यहाँ कोई रुकने की व्यवस्था ही नहीं है तो रजिस्टर की क्या ज़रूरत? मैं कोई रजिस्टर नहीं रखता, युवक ने आश्चर्य से कहा। यह सुनकर कमल के चेहरे पर पसीना चुहचुहा गया आया। उसके मुंह से बोल न फूटा, आवाज़ गले में घुटकर रह गई। फिर हिम्मत करके युवा की तरफ देखा तो पीछे दीवार पर 12x15 इंच का माला चढ़ा एक फ़ोटो लगा था। फ़ोटो अधेड़ अवस्था के एक जोड़े का लगा था। कमल ने ध्यान से फ़ोटो में मौजूद चेहरे को देखा तो भय से उसकी आंखें फट पड़ी। कल रात काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा था उसी की फ़ोटो थी। अब उसने महिला के फ़ोटो पर नज़र डाली तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। यह वही महिला थी जिसने लहूलुहान अवस्था में मेन रोड पर मदद मांगी थी और जिसे उसने गाड़ी में लिफ्ट दी थी। कुछ पलों तक कमल के मुंह से बोल न फूटा, मानो जबान को लकवा मार गया हो। कमल ही ये हालत देख सलीम ने उसका हाथ पकड़कर झंझोर कर बोला, क्या हुआ साहब, कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, कमल के गले से ऐसी आवाज़ निकली मानो किसी गहरे कुएं से बोल रहा हो। फिर तंद्रा भंग हुई और कुछ चेतना जागृत हुई। कमल अब भी एकटक उसी फोटो को देखे जा रहा था, मानो किसी सम्मोहन पाश में बंध गया हो। ढाबे के मालिक उस युवक ने कमल को एकटक उस फोटो की ओर देखता पाया तो बोला, ये मेरे बाबूजी और माँ की फ़ोटो है। पिछले साल आज ही के दिन इनका देहांत हो गया था। इनका देहांत कैसे हुआ? सलीम ने पूछा। माँ और बाबूजी स्कूटी से खंडेला जा रहे थे। पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोनों उछलकर सड़क पर गिरे और वहीं प्राण निकल गए। दोनों का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। ये ढाबा बाबूजी ने ही खोला था और वही चाहते थे। उनके देहांत के बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और ये ढाबा चलाने लगा, युवक ने जवाब दिया। युवक का जवाब सुन कमल और सलीम ने पूरी बात समझ में आ गई कि कल रात जो कुछ घटित हुआ वह सब प्रेत लीला थी। दोनों को मारे भय के बुरा हाल था। युवक को जाने का बोलकर दोनों गाड़ी में आ बैठे। भीतर बैठने के बाद मालूम पड़ा कि दोनों के शरीर तेज बुखार से भट्टी की मानिंद तप रहे थे। कमल ने निश्चय किया कि जयपुर की फिर कभी चलेंगे, अभी तो वापस गांव चलते हैं। सलीम ने सहमति में सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों के दिमाग में इस शैतानी खौफनाक सफ़र का मंजर चलचित्र की भांति घूम रहा था और ऊपर वाले का जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कर रहे थे। इसी प्रकार यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अब नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों।